हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आपके सीजीपीएससी प्री का एग्जाम आने वाला है फरवरी महीने में। 11 फरवरी को आपके एग्जाम की डेट है। उसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम भारत के संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। जितने भी ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं भारत के संविधान का लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवाने वाला हूं। और ये सभी के सभी जो हमारी सीजीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज चल रही है उसी के क्वेश्चन है। जो वर्तमान में जिस तरीके से पीएससी के पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं उसी पैटर्न में सारे क्वेश्चन हैं। तो इसको हम यहां पर एक एक करके सभी को सॉल्व करने वाले, डिटेल आपको एक्सप्लेन मैं करूंगा हर चीज का कि क्यों आंसर किसका क्या लिया गया। और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जब आप धीरे धीरे इस एमसीक्यू को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन देखोगे, आपको महसूस होगा ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं और आते रहते हैं और आने वाले भी हैं। तो ये पार्ट जो आज की क्लास होगी इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। और अगर आप सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन आप उसका भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और आपके जितने पेपर आप सब वहां पर जाओगे, आप उसको ऐप में वो टेस्ट सीरीज परचेस करके आप उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। पेपर से पहले जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके पेपर के लिए हेल्पफुल होगा वो। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। जितने भी संविधान के 50 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। एक एक करके आपके कितने क्वेश्चन बने उसके आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ दिक्कत होगी, किसी भी प्रश्न में आपको कुछ और दिक्कत होगी या कोई भी ओवरऑल आपको कुछ दिक्कत होगी, वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। और जल्द ही आपके लिए जो एमसीक्यू सीरीज भी आने वाला हम प्लान कर रहे हैं कि आपके लिए पेपर से पहले जो है लगभग जनवरी महीने में आपके लिए पूरा एमसीक्यू सीरीज आएगा। डेली जैसे हम पहले क्लास लेते थे यूट्यूब में, वैसे ही आप सभी के लिए भी क्लास आने वाली है। तो अगर आपको ये हमारी मेहनत आपके लिए अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। यहां पर 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं और यहां पे 4 राज्यों का नाम देकर पूछ रहा है कि भारत का संविधान उपयुक्त में से किन राज्यों के लिए जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। यानी हम भारत का जब संविधान पढ़ते हैं तो भारत के संविधान में हम ये पढ़ते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में आपके जनजाति कल्याण मंत्री होने ही चाहिए। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? ऑप्शन दिए मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो अगर आपको याद होगा कि जो जनजाति कल्याण मंत्री हैं वो आपके 4 राज्यों में वर्तमान में होते हैं। एक होता है एमपी, एक होता है छत्तीसगढ़, थर्ड होता है आपका झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपका जनजाति कल्याण मंत्री होने का प्रावधान वर्तमान में है। याद रखिएगा, बिहार में भी पहले जनजाति कल्याण मंत्री होने का प्रावधान था, लेकिन 94 संविधान संशोधन अधिनियम 94th अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया 2006 में, तो 94th अमेंडमेंट एक्ट से बिहार राज्य में जनजाति कल्याण मंत्री होना जहां पहले कंपलसरी था, उस प्रावधान को हटा दिया गया। तो वर्तमान में जनजाति कल्याण मंत्री जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में होते हैं। बिहार में पहले होता था लेकिन अब वो प्रावधान नहीं है, बिहार से हटा दिया गया है, इसलिए बिहार इसका आंसर नहीं हो सकता। बाकी 1, 3, 4 आपका इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन सी। मैंने आपको बता दिया पूरा, बिहार जो है वर्तमान में जनजाति कल्याण मंत्री होना वहां पे कंपलसरी नहीं है, उसको 94th अमेंडमेंट एक्ट से उसको हटा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको बताना है। यहां पर कथन 1 लिखा है, लोकसभा अध्यक्ष पहली बार में मतदान नहीं कर सकता है किंतु मतों की बराबरी की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। कथन 2 है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पहली बार में मतदान ना करना उसके पद को निष्पक्ष बनाता है। देखो, अगर लोकसभा में किसी मुद्दे पर चर्चा की जा रही है, किसी प्रश्न पर चर्चा लोकसभा में की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो पहली बार में मतदान नहीं देता। लेकिन अगर वोट बराबर आ जाते हैं पक्ष और विपक्ष में, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष जो रहता है वो निर्णायक वोट देता है, जिसके हमको पता चलता है जो कथन 1 है वो बिल्कुल सही है। अब आप कथन 2 के बारे में लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पहली बार में मतदान ना करना उसके पद को निष्पक्ष बनाता है, तो बिल्कुल सही है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको न्यूट्रल रहकर काम करना है, उसको पार्टी बेस में रहकर काम नहीं करना है।
तो ऐसी स्थिति में अगर वो वोट पहली बार में देगा तो सीधी सी बात है वो जिस पार्टी से संबंधित होगा वो उसी को वोट देगा। इसलिए ये व्यवस्था की गई है कि लोकसभा अध्यक्ष को निष्पक्ष बनाने के लिए उसको पहली बार में वोट देने नहीं दिया जाता, लेकिन किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में वोट बराबर पड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो निर्णायक वोट देता है। यानी कथन 2 भी सही है। तो कहां पर है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सही है और 2 सही में 1 की सही व्याख्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अवकाश पद का सर्वोत्तम वर्णन है? यानी हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो भारतीय संसद के संदर्भ में एक अवकाश शब्द आता है। तो अवकाश का मतलब क्या होता है? देखो, जब संसद का एक सत्र चल रहा है और वो संसद का सत्र जो है उसका 17वां हो गया, संसद का वो सत्र खत्म हो गया और अगली बार जब संसद का नया सत्र बुलाया जाएगा, जैसे अभी 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और आपका शीतकालीन सत्र, 3 सत्र होते हैं। तो बजट सत्र मान लेते हैं खत्म हो रहा है और बजट सत्र का 17वां हो गया, बजट सत्र खत्म हो गया और अब नया मानसून सत्र लगेगा। तो जो सत्र खत्म हुआ और जो नया सत्र लगेगा उसके बीच की जो अवधि होती है उसी अवधि को अवकाश कहते हैं। तो यहां पर देखिए कहां पर लिखा है, यह संसद के 17वां और नए सत्र में इसके पुनः समवेत होने के बीच की अवधि है, बिल्कुल सही है। जब जो संसद का सत्र था उसका 17वां हो गया और जो संसद का नया सत्र लगेगा उसके बीच में जब संसद कोई काम नहीं कर रही है तो ऐसी अवधि को हम क्या बोलते हैं? अवकाश बोलते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी होगा ऑप्शन ए, आपका जो अवकाश की सही व्याख्या वही है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहां पर, भारत के राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। यानी भारत के राष्ट्रपति की जो विवेकाधीन शक्ति होती है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, यदि लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। यदि मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत सिद्ध ना कर पाई हो तो वह मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया हो तो वह लोकसभा को भंग कर सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति यानी ऐसी कौन सी पावर है राष्ट्रपति की जिसका प्रयोग करने के लिए वो स्वतंत्र है, वो बिना किसी से पूछे मंत्रिपरिषद की बिना सलाह के वो काम कर सकता है। तो यदि लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, बिल्कुल सही है। अगर लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं आया तो जो बहुमत के सबसे नजदीक होगा उस पार्टी के व्यक्ति को वो आपको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा उस पार्टी को, तो वहां पर प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, बिल्कुल सही है। यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत सिद्ध ना कर पाई हो तो वह मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है, सीधी सी बात है। यदि सरकार को लोकसभा में बहुमत दिखाने के लिए बोला गया और बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो वो पूरे मंत्रिपरिषद को भंग कर देगा, दूसरा भी सही है। तीसरा, यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया हो तो वह लोकसभा को भंग कर सकता है, सीधी सी बात है। यदि कोई मंत्रिपरिषद है उसका लोकसभा में बहुमत नहीं रहा तो वह लोकसभा को भंग कर देगा और नया चुनाव करवाने की घोषणा कर सकता है। अगर और कोई सरकार बनाने के पक्ष में नहीं आते हैं, किसी और को बहुमत दिखाने के पक्ष में नहीं है तो वो लोकसभा को भंग करके नए चुनाव का ऐलान करवाएगा। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन आपको बताना है सही है? यानी जो संसद की संयुक्त बैठक होती है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। पहला, ऐसे संशोधन जिनके कारण सदनों के बीच अंतिम सहमति नहीं बन पाई है संयुक्त बैठक के दौरान प्रस्तावित नहीं किए जाएंगे। इसका प्रावधान केवल साधारण विधेयक या वित्त विधेयक पर लागू होता है, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं। तीसरा, इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अंगीकृत किया गया है। तो देखिए, जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, आपका संविधान, आपकी जो संसद की संयुक्त बैठक होती है वो होती क्यों है? संसद की संयुक्त बैठक तभी हो रही है ना जब दोनों सदन के मध्य जो है किसी विषय पर मतभेद हो गया हो या संसद के दोनों सदन किसी विषय पर आपसी सहमति नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसी विषय में तो राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। तो यहां पर बोल रहे हैं ऐसे संशोधन जिनके कारण सदनों के बीच अंतिम सहमति नहीं बन पाई और संयुक्त बैठक के दौरान प्रस्तावित नहीं किए जाएंगे, गलत है। क्योंकि संयुक्त बैठक तो बुलाई ही इसलिए जा रही है कि दोनों सदन में जहां सहमति नहीं बन पा रही जिस मुद्दे पर वहां पर सहमति बनाई जा सके, इसी के लिए पहला पॉइंट गलत है। सेकंड देखिए, इसका प्रावधान केवल साधारण विधेयक या वित्त विधेयक पर लागू होते, धन या संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं। तो आपको पता है
कि जो आपका संयुक्त बैठक होती है वो केवल साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में बुलाई जाती है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में आपकी संयुक्त बैठक नहीं होती है। तो सेकंड पॉइंट सही है। तीसरा देखिए, इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो सही बात है, जो संसद की संयुक्त बैठक होती है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, तो तीसरा पॉइंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, 2 और 3 सही है। क्लियर है ये क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है यहां पर, संसद को भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, किंतु राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि संसद का कोई अधिनियम कुछ राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों यानी स्वायत्त जिले पर लागू नहीं होता है। निम्नलिखित में से किन राज्यों के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास इस प्रकार की शक्ति है। देखिए, संसद जो भी नियम बनाती है वो नियम ऐसे क्षेत्र जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर डायरेक्ट लागू नहीं होते। अगर लागू करना चाहे वो लागू भी हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर अगर संसद के नियम को लागू करना है तो उसमें राष्ट्रपति की परमिशन लगती है। कुछ क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर संसद के नियम को लागू करना है तो राज्यपाल की परमिशन लगती है, और उस नियम को राज्यपाल या राष्ट्रपति चाहे तो संशोधन के साथ भी लागू करवा सकते हैं या उसको लागू करने से मना भी कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास ये विशेष पावर होती है कि वो संसद के नियम को जनजातीय क्षेत्र में लागू कराए या ना कराए या संशोधन के साथ लागू कराए, ये पावर होती है राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के पास किन राज्यों में यह पावर है कि वो संसद के बनाए हुए कानून को वहां पे लागू कराने से मना कर सकते हैं या संशोधन के साथ लागू कराने की परमिशन दे सकते हैं। तो ऑप्शन में आपको दिया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहां पर याद रखिएगा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो 2, 3, 4 लिखा है, यहां पर यह पावर है राष्ट्रपति के पास। यहां पर यह पावर है राष्ट्रपति के पास कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में यदि कोई संसद के बनाए हुए कानून लागू करना है तो वो लागू करने से मना भी कर सकता है राष्ट्रपति, या संशोधन के साथ लागू कराने के लिए बोल सकता है। लेकिन जो असम राज्य है, असम राज्य में यदि संसद के बनाए हुए कानून को लागू करना है या नहीं, ये पावर राष्ट्रपति के पास नहीं, वहां के राज्यपाल के पास होती है। याद रखना, असम के क्षेत्र में संसद के बनाए हुए कानून को लागू करना है या नहीं, या संशोधन के साथ लागू करना है, ये पावर वहां के राज्यपाल के पास होती है, ना कि राष्ट्रपति के पास। तो यहां पर 2, 3, 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 2, 3, 4 यानी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहां पर यह पावर राष्ट्रपति के पास है कि वहां पर संसद के नियम को लागू करना है कि नहीं, जबकि असम में यह पावर राज्यपाल के पास होती है। ये चीज को याद रखिएगा। तो 2, 3, 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है यहां पर, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यानी उपराष्ट्रपति को पद से हटाते हैं तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला, उसे राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत संकल्प से पारित माध्यम से हटाया जा सकता है। यह संकल्प कम से कम 14 दिन की अग्रिम सूचना देकर केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। संविधान में उसे हटाने के बारे में किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव जब लाया जाता है केवल लोकसभा में नहीं ला सकते, केवल राज्यसभा में ला सकते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा से प्रारंभ हो सकती है, लोकसभा से नहीं। इसलिए आपका सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है, और 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव ला सकते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिस कारण इसको पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ला सकते हैं। यानी वो प्रस्ताव राज्यसभा से स्टार्ट होगा, और राज्यसभा के यदि तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए, तत्कालीन सदस्य का मतलब क्या होता है, जो पद रिक्त है उसको हटा दो, बाकी पद का 50% + 1। जैसे कि मान लेते हैं राज्यसभा में 245 लोग हैं, जिसमें 3 सीट रिक्त है, तो 3 सीट रिक्त है तो उसको हटा दो, तो बचे कितने, 242। 242 का 50% के बहुमत से यदि उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा देते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होगा तो उसके बाद ये लोकसभा में जाएगा,
और लोकसभा में यदि साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, यानी लोकसभा इसमें सहमति व्यक्त कर देती है, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाएंगे। याद रखना, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा में तत्कालीन सदस्यों का बहुमत लगेगा, जबकि लोकसभा में साधारण बहुमत लगेगा, और लोकसभा में साधारण बहुमत यानी उपस्थित और मत देने वालों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। तो पहला पॉइंट भी सही है। तीसरा लिखा है संविधान में उसे हटाने का आधार उल्लेख नहीं किया है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति को क्यों पद से हटाना है, यह संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो 1, 2, 3 यहां पर तीनों ही सही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह आपसे पूछ रहा है। पहला पॉइंट लिखा है मूल संविधान में यह प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाए। सेकंड है निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी बारी से रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है। तो देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाए, इसमें हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो इसके लिए संसद की संयुक्त बैठक होगी, और संसद की संयुक्त बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित मेंबर हैं वो क्या करेंगे, आपस में वोट करके उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया को 11वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से बदला गया। 11th अमेंडमेंट एक्ट, 11वें नंबर के संविधान संशोधन के माध्यम से इस प्रावधान को बदला गया, और यह तय किया गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग होगा, और साथ ही साथ एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुनाव होगा। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो ये हमारे मूल संविधान में नहीं था कि एकल संक्रमणी के आधार पर उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। ये 11वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद जोड़ा गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा में इसके लिए अलग अलग वोटिंग होती है, उसके बाद इसका चुनाव होता है एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। अब यहां पर ये पहला पॉइंट आपका गलत है। सेकंड लिखा है मूल संविधान में यह प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद दोनों संयुक्त बैठक में हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, संसद की दोनों की संयुक्त बैठक में ही होता था, मूल संविधान में लिखा हुआ था। 11वें के बाद इसको एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर कर दिया गया, तो पहला पॉइंट सही है। सेकंड है निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी बारी से रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है, बिल्कुल सही है। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो लोकसभा का महासचिव या राज्यसभा का महासचिव ही होता है, और आपका जो आपका जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो आपकी केंद्र सरकार से सलाह लेकर ही इनको रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है। तो दूसरा पॉइंट भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैं बिल्कुल जान रहा हूं ये वाली जानकारी आपके लिए नहीं होगी कि 11वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद ही उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी से हो रहा है, नहीं तो पहले जो था ये संयुक्त बैठक में चुन लिया जाता था। ये आपके लिए नई जानकारी होगी, ऐसा मेरा मानना है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर लगे अधिपत्र द्वारा की जाती है, और इसके लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक ये कार्यकाल इसका रहता है। तो बिल्कुल सही है, कैग का कार्यकाल या तो 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु जो भी उसकी पहले होती उतना कैग का कार्यकाल होता है, बिल्कुल सही है। सेवानिवृत्ति के बाद वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन किसी अन्य पद पर नियोजन के लिए हेतु पात्र होता है, तो यह बिल्कुल गलत है। कैग जब अपने पद से रिटायर होगा तो कैग अपने पद से रिटायर्ड होने के बाद केंद्र या राज्य सरकार के अधीन वो कोई भी पद धारण नहीं कर सकता, इसलिए सेकंड पॉइंट गलत है। सही क्या है, ए सही है, केवल 1। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर मैं आपको कुछ एक चीज और बताना चाहता हूं। 22 तारीख को आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन रखा गया है। 22 तारीख को आप लोगों के एक लाइव सेशन है शाम को 7 बजे, याद रखिएगा 22 तारीख को शाम को 7 बजे हम आपसे मिलने वाले हैं लाइव, और इसमें आपका सीजीपीएससी की तैयारी से रिलेटेड या अन्य कोई भी आपके सवाल होंगे
इसको हम यहाँ पर उसका आपका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, यानी आपके जो भी सवाल होंगे उसका जवाब देने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो याद रखिएगा 22 तारीख को शाम को 7 बजे हम मिलने वाले हैं, तो 7 बजे लाइव जुड़ जाइएगा। और आपके मन में पीएससी की तैयारी, व्यापम की तैयारी, किसी से भी संबंधित कोई भी प्रश्न होंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम आपको देंगे। तो याद रखिएगा 22 तारीख का दिन, 22 तारीख को शाम को 7 बजे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है यहां पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है, यानी इनमें कथनों पर विचार करके आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला, केंद्र सरकार की परिसंपत्ति को राज्य या राज्य के भीतर किसी भी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सभी करों से छूट प्रदान की गई है। सेकंड है, राज्य में स्थित राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों की परिसंपत्तियां और आय को केंद्रीय कराधान से छूट प्रदान की गई है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है, एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो याद रखना, केंद्र सरकार की जितनी भी संपत्ति होती है, केंद्र सरकार की जितनी भी संपत्ति होती है, उन संपत्ति पर राज्य सरकार या राज्य के प्राधिकरण, राज्य के प्राधिकरण कौन होगा, स्थानीय स्वशासन, पंचायत, नगरीय निकाय। तो याद रखना, केंद्र सरकार की किसी भी संपत्ति पर ना तो राज्य सरकार कोई टैक्स लगा सकती है, ना कोई स्थानीय निकाय, पंचायत, नगरीय निकाय टैक्स लगा सकता है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड लिखा है, राज्य में स्थित राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों की परिसंपत्तियां और आय को केंद्रीय कराधान से छूट प्रदान की गई है, बिल्कुल गलत है। कि आपका जो केंद्रीय जो कर होते हैं, राज्य की जितनी भी संपत्ति है, राज्य की जितनी भी आय है, या स्थानीय सरकार की जितनी भी आय है, जितने भी प्राधिकरण है, उन पर केंद्र सरकार के जो टैक्स लगते हैं वो लगेंगे, उस पर छूट प्रदान नहीं की गई है। तो सेकंड पॉइंट यहां पर गलत है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, केवल एक सही है, ए केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है यहां पर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 252 राज्यों द्वारा अनुरोध किए जाने पर राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। याद रखिए, आर्टिकल 252 क्या है, आर्टिकल 252 के तहत यदि दो या दो से अधिक राज्यों का विधानमंडल संसद से राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का निवेदन करता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को चला जाता है। ठीक है, याद रखना, दो या दो से अधिक राज्यों का विधानमंडल अपने राज्य के लिए राज्य सूची के किसी पर्टिकुलर विषय पर संसद से निवेदन करता है कि आप कानून बनाओ, तो आर्टिकल 252 के तहत राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार उन राज्यों के लिए किसके पास चला जाता है, संसद के पास। तो आगे लिखा है, इस प्रकार अधिनियमित किया गया कानून केवल उन राज्यों पर लागू होते हैं जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया है, बिल्कुल सही है। अगर मान लेते हैं दो या दो से अधिक राज्य, मान लेते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश किसी एक पर्टिकुलर राज्य सूची के विषय पर संसद से निवेदन कर रहे हैं कानून बनाने के लिए, क्योंकि हमारे राज्य ने निवेदन किया है, तो वो कानून हमारे राज्य के लिए लागू होगा, बाकी के लिए क्यों लागू होगा, बाकी राज्यों ने के विधानमंडल ने तो कानून नहीं पारित किया, हमने बोला है बनाने के लिए, तो हमारे में लागू होगा। तो पहला सही है। दूसरा, संसद द्वारा बनाए गए कानून में केवल संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अब राज्य सूची के विषय पर संसद ने कानून बना दिया, उन राज्यों के लिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए संसद ने कानून बना दिया, तो अगर संसद ने उसमें कानून बनाया है उस विषय पर, तो उस विषय पर जो कानून में संशोधन भी संसद करेगी, विधानमंडल संशोधन नहीं कर सकती, संसद ही संशोधन कर सकती है। तो संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून में केवल संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, विधानमंडल उसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो एक और दो दोनों सही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है यहां पर, भारतीय राष्ट्रपति के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी जो भारत का राष्ट्रपति, उसको क्या क्या अधिकार हो, उस संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। पहला, उसे संसद के किसी एक सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण करने और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। तो बिल्कुल सही है कि संसद के जो एक सदन या दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित कर सकता है, उनकी बैठक बुला सकता है और उसमें सदस्य आए ऐसा मांग भी कर सकता है, बिल्कुल सही है। सेकंड, उसे किसी भी लंबित विधेयक के संबंध में संसद के किसी भी सदन को संदेश भेजने का अधिकार है तथा वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा, बिल्कुल सही है।
अगर संसद में कोई विधेयक लंबे समय से पेंडिंग है तो राष्ट्रपति उनको बोल सकता है कि आप जो है इस लंबित विधेयक पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और संसद उस पर कार्रवाई करेगी। तो दो भी सही है। तो कौन सा सही है? दोनों ही सही है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर है। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी राज्य के मुख्य सचिव के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें बताना है कौन सा कथन सही है मुख्य सचिव के बारे में। पहला लिखा है, मुख्य सचिव सामान्य प्रशासनिक विभाग का प्रमुख होता है जिसका राजनीतिक प्रमुख स्वयं मुख्यमंत्री होता है। बिल्कुल सही है। जो प्रशासनिक विभाग होते हैं उसके मुखिया कौन होते हैं? मुख्य सचिव। जबकि राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही तो मंत्रिमंडल बना है, मंत्रिपरिषद बना है। तो मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रमुख होगा, जबकि पूरे विभाग का जो योजना बनाना, उसकी रूपरेखा तैयार करना, प्रशासनिक काम करना, वो किसके नियंत्रण में होगा? मुख्य सचिव के। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड लिखा है, राज्य के प्रशासन में उसके कर्तव्य और शक्तियों का दायरा केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कैबिनेट सचिव की तुलना में कम होता है। यह पॉइंट गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि राज्य में जैसे मुख्य सचिव का पद होता है, इसका कंपेयर आप केंद्र के किसी पद से नहीं कर सकते। केंद्र सरकार के अधीन भी 3 पद आते हैं, गृह सचिव होता है, रक्षा सचिव होता है, कैबिनेट सचिव होता है, ये 3 सचिव होते हैं, लेकिन उसका कंपेयर मुख्य सचिव के मुकाबले नहीं है। मुख्य सचिव राज्य में आपके पूरी योजना बनाना, ये सब प्रशासनिक काम का मुख्य है, वहां पर उनका काम अलग है, इनका काम अलग है, इसलिए दोनों का कहीं भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए आपका सेकंड पॉइंट यहां पर गलत है। तो पहला पॉइंट सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को सभी कार्यकारी शक्ति प्रदान करते हैं और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करने का अधिकार देता है। तो हम आर्टिकल 53 पढ़ते हैं ना, राष्ट्रपति जो होगा कार्यपालिका का प्रमुख होगा और जितने भी काम होंगे कार्यपालिका से संबंधित वो राष्ट्रपति खुद करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 77 के अनुसार केंद्र सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। केंद्र सरकार जितने भी कार्य करेगी कार्यपालिका के काम वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होंगे। बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है, निम्नलिखित कार्यकारी पदों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, मंत्रिपरिषद। और इसमें पूछा है उपयुक्त में से किन्हें संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, यानी किसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, मंत्रिपरिषद। तो संसदीय विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जिनको संसद के दोनों सदन में बोलने का अधिकार हो, ऐसे कोई भी व्यक्ति जिन्हें मंत्रिमंडल समिति के कार्यों पर या मंत्रिमंडल समिति की बैठक होती उसमें हिस्सा लेने का अधिकार हो, ऐसे व्यक्ति को संसदीय विशेषाधिकार मिला होता है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो महान्यायवादी और मंत्रिपरिषद ऐसे होते हैं जिन्हें संसद की बैठकों में बोलने का अधिकार है, दोनों सदन की बैठक में बोल सकते हैं, संसद की संयुक्त बैठक में बोल सकते हैं। लेकिन महान्यायवादी संसद की किसी भी बैठक में बोल तो सकता है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा। मंत्री जो है वो जिस सदन का सदस्य है वहां पर वो बोल और वोट दे सकता है, लेकिन दूसरे सदन में जाकर वो बोल सकता है, वोट नहीं दे सकता, लेकिन उसको दोनों सदन में बोलने का तो अधिकार है। और वो साथ ही साथ जो आपकी जितनी संसदीय समितियां होती है वो वहां पर भी जाकर बोल सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जो है ये संसद का अंग है। संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद का अंग है, इसके लिए विशेषाधिकार अलग से बताए गए। राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार नहीं है, उसके लिए विशेषाधिकार अलग से संविधान में बताए गए हैं। और राष्ट्रपति समितियों में जाकर बोल लिया उसमें भाग नहीं ले सकता, वो केवल संयुक्त अधिवेशन होता है या बुलाता है राष्ट्रपति, या संसद का जो अभिभाषण होता है, संसद का जो लोकसभा का पहला सत्र होता है जब चुनाव के बाद, तब वो जाकर संबोधित करता है। जब संसद का आप बोल सकते हैं पहली बैठक होती, साल में पहली बार बैठक होती है, तब वहां पर जाकर बोल सकता है। तो यहां पर वो बोल सकता है लेकिन वो केवल अभिभाषण दे सकता है। महान्यायवादी और मंत्रिपरिषद वहां पर जाकर अपने विचार रख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये अपने विचार नहीं लगता, इसको तो विचार आपका मंत्रिमंडल जो उसका अभिभाषण बना के देगा ये वो बोलेगा वहां जाके। समझ आ गया? तो राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, महान्यायवादी और मंत्रिपरिषद को प्राप्त है। तो इसका आंसर होगा 2 और 3। और 2 और 3 ऑप्शन कहां पे है? ऑप्शन बी में है। तो 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 और 3 बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर आपको बताना है कौन सा कथन सही है। यानी जो राज्य मंत्री परिषद होते हैं उसके बारे में कौन सा कथन सही है। पहला, राज्यपाल राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री को प्राप्त बहुमत के संबंध में अपने व्यक्तिपरक अनुमान के आधार पर अपनी इच्छानुसार मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। सेकंड लिखा है, एक मंत्री जो राज्य विधानमंडल के एक सदन का सदस्य है उसे दूसरे सदन की कार्रवाई में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार होता है। यहां पर बोल रहा है राज्यपाल राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री को प्राप्त बहुमत के संबंध में अपने व्यक्तिपरक अनुमान के आधार पर अपनी इच्छानुसार मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब तक राष्ट्र आपका जो राज्यपाल है वो किसकी सलाह पर काम करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह। और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री को यदि विधानमंडल में बहुमत प्राप्त है तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल को बहुमत प्राप्त है तो वो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। यानी अगर मुख्यमंत्री नया मंत्री किसी को बनाना चाहता है, नई मंत्रिपरिषद बनाना चाहता है, तो राज्यपाल को सलाह देगा कि मंत्रिपरिषद को भंग करे और वो नया मंत्रिपरिषद बनाएगा। लेकिन यदि मुख्यमंत्री राज्यपाल को बोल ही नहीं रहे तो राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करते हुए मंत्रिपरिषद को अगर बहुमत प्राप्त है तो वो कभी भी मंत्रिपरिषद को भंग नहीं कर सकता। तो पहला पॉइंट गलत है। सेकंड, एक मंत्री जो राज्य विधानमंडल के एक सदन का सदस्य है उसे दूसरे सदन की कार्रवाई में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार होता है, यह भी गलत है। एक मंत्री अगर मान लेते हैं किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो एक व्यक्ति अगर वो मंत्री है तो वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह जाकर बोल तो सकता है, लेकिन अगर वो विधानसभा का सदस्य है तो वो विधानसभा में ही वोट देगा, विधान परिषद में जाकर वोट नहीं दे सकता। यानी मंत्री को दोनों सदन में बोलने का तो अधिकार है, लेकिन वो वोट वहीं पर दे सकता है जहां जिस सदन का वो सदस्य है। तो यहां पर क्या लिखा है? उसे दूसरे सदन की कार्रवाई में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार है। मतदान करने का अधिकार नहीं, केवल भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। तो यहां पर दोनों ही गलत है, यहां पर दोनों ही गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 के देखते हैं। 1 मिनट पानी पी लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 है यहां पर, भारत के निम्न राज्यों में विचार करके आपको बताना है कि किस राज्य में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 नहीं लागू है। यानी पंचायती राज अधिनियम जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो इनमें से किन राज्यों में लागू नहीं होता, ये आपको बताना है। आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन लिखा है मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके पेपर में आने योग्य क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कहां पे लागू नहीं होता। तो अगर आप देखेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कहां लागू नहीं होता, तो मिजोरम में लागू नहीं होता, नागालैंड में लागू नहीं होता, मेघालय में लागू नहीं होता। ठीक है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहां पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं होता। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में होता है, आपका पेसा एक्ट के तहत वहां लागू किया जाता है। तो मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में लागू नहीं होता, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 4। यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के दायरे से कौन कौन बाहर है? तो मिजोरम, नागालैंड, आपका मेघालय, ये सब 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के दायरे से बाहर है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश उसके दायरे में आते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में व्हीप यानी सचेतक के पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्हीप क्या होता है? हर पार्टी, जैसे कि मान लेते हैं कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि मान लेते हैं कि आपका जब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होगा तो जितने भी मेंबर है वो हमारे कैंडिडेट को वोट दे, तो वो उसके मेंबर उन्हीं के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं कि नहीं, उसको देखने के लिए एक सचेतक की नियुक्ति की जाती है। जब कांग्रेस वाला वोट देने जाएगा तो उस पार्टी का जो व्हीप होगा, सचेतक होगा, उसको वो अपना वोट दिखाएगा, देख लो आपके पार्टी के निर्देशों के अनुरूप ही मैंने उसको वोट दिया जिसको पार्टी ने बोला है। अगर मान लेते हैं वो व्यक्ति किसी और को वोट दे रहा है जिसको पार्टी ने नहीं बोला और वो व्हीप को दिखा रहा है कि, और क्योंकि व्हीप को तो दिखाना कंपलसरी है क्योंकि पार्टी ने उसको अपना सचेतक बनाया, तो वो व्हीप को दिखाएगा और व्हीप ने देख लिया कि कांग्रेस ने जिसको बोला ये कांग्रेस को वोट नहीं दे रही है तो दूसरे वाले व्यक्ति को वोट दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो पार्टी रहेगी वो उस व्यक्ति के ऊपर क्या कर सकती है?
आप बोल सकते हो ऑब्जेक्शन लगाएगी और उसकी सदस्यता, संसद की सदस्यता को रद्द भी करवा सकती है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि व्हीप यानी सचेतक के पद पर क्या सही है, इसका उल्लेख सदन के नियमों में किया गया है, तो व्हीप का जो पद है सदन के नियमों के अंतर्गत इसका उल्लेख नहीं है। सेकंड देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल का चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में हो, संसद में अपना व्हीप होता है, बिल्कुल सही है, हर पार्टी अपना व्हीप बनाती है। आगे देख लेते हैं, तीसरा है यहां पर व्हीप के निर्देशों का उल्लंघन करने पर सदन की सदस्यता निलंबित की जा सकती है। मैंने आपको बताया अगर व्हीप के निर्देशों को नहीं मानेंगे संसद सदस्यता उसकी निलंबित हो सकती, रद्द हो सकती, सब हो सकता है। तो 2 और 3 सही है, 1 गलत है, 20 का करेक्ट आंसर होगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के प्रधानमंत्री पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो भारत का प्रधानमंत्री है उसके पद के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको यह बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला, भारत के संविधान के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद में नियुक्त होने के पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। सेकंड है, कार्यकारी प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप के लिए लोकपाल द्वारा किसी भी जांच से छूट प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री सरकार के कार्य संचालन के लिए अलग अलग मंत्रालयों का सृजन करता है। अच्छा क्वेश्चन है, जिस तरीके का आजकल पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं यहां से बन सकता है क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने के पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, बिल्कुल सही बात है। भारत के संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि लोकसभा में आपको मतलब आपका किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त होना है तो पहले लोकसभा में बहुमत दिखाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी लोकसभा में अपना बहुमत दिखा सकता है। तो यहां पर लिखा है भारत के संविधान के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री में नियुक्त होने के पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, बिल्कुल सही है। संविधान में ऐसा नहीं बोला गया है ना, भारत के संविधान के अनुसार यह आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही है ये कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने के पूर्व उसको अपना लोकसभा में बहुमत दिखाना, पहले वो प्रधानमंत्री बन जाएगा उसके बाद बहुमत दिखा सकते हैं। सेकंड, कार्यकारी प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप के लिए लोकपाल द्वारा किसी भी जांच से छूट प्राप्त होती है। तो कार्यकारी प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप के लिए लोकपाल द्वारा किसी भी जांच से छूट प्राप्त होती है, ये गलत है। किसी भी जांच से छूट प्राप्त होती है ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर मान लेते कोई विदेश मामलों से रिलेटेड प्रधानमंत्री के ऊपर कोई जांच हो रही है तो ऐसी स्थिति में उसको छूट प्राप्त होगी। विदेश मामले, रक्षा मामले, आपके परमाणु से संबंधित मामले, इन मामलों पर छूट प्राप्त होती है। हर मामलों पर प्रधानमंत्री को लोकपाल से छूट प्राप्त नहीं है, जो मैंने मामले बताया उन मामलों पर छूट प्राप्त है, तो दूसरा गलत है। तीसरा, प्रधानमंत्री सरकार के कार्य संचालन के लिए अलग अलग मंत्रालयों का सृजन करता है, यह भी गलत है। क्यों गलत है यहां पर? क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार के कार्य संचालन के लिए अलग अलग मंत्रालयों का सृजन नहीं करता, वो मंत्रालय जो होते हैं उसके मंत्रियों के विभागों को बांटता है। मंत्रालय का सृजन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है? मंत्रालय का सृजन करता है। जैसे अभी आप देखोगे पिछले बार के लिए सरकार ने सहकारिता मंत्रालय बनाया था, ठीक है, अमित शाह उसके सहकारी मंत्री बने। वो मंत्रालय पहले नहीं होता था, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि ऐसे मंत्रालय को सृजन करे, तो राष्ट्रपति ने नया मंत्रालय बनाया और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को बोला कि इस व्यक्ति को इसका मंत्री बनाओ। समझ आ रहा है? तो याद रखना, प्रधानमंत्री सरकार के कार्य संचालन के लिए अलग अलग मंत्रालयों का सृजन करता है, ये गलत है। राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रालयों का सृजन करता है। तो यहां पर सही क्या होगा? केवल एक सही है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य बना दिया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्यकारी बना दिया गया। समझिए, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य बना दिया गया, बिल्कुल सही है। पहले क्या होता था, जब संविधान संशोधन विधेयक आता तो राष्ट्रपति के पास वो सभी पावर होती थी कि वो संविधान संशोधन विधेयक को या तो स्वीकृत करे, अस्वीकृत करे, वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया कि उसको संविधान संशोधन विधेयक पर साइन करना कंपलसरी है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर साइन करने से मना नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल सही है, ये 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही ये प्रावधान जोड़ा गया। आगे देखिए,
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्यकारी बना दिया गया था। बिल्कुल सही है। देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने क्या घोषणा कर दिया कि राष्ट्रपति मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई भी सलाह देगा, राष्ट्रपति को उसको मानना बाध्य होगा। याद रखना ये बिल्कुल सही है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो मोरारजी देसाई की सरकार ने ये आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया और ये प्रावधान जोड़ा कि प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होगी वो राष्ट्रपति को जो सलाह देगी, राष्ट्रपति उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद दोबारा वो सलाह देगी तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा। तो वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए बोल सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद दोबारा राष्ट्रपति को वो सलाह देगी तो राष्ट्रपति उस काम को करने के लिए बाध्य है। 44वें संविधान संशोधन, जबकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह बोला गया था कि मंत्रिपरिषद जो भी राष्ट्रपति को सलाह देगा, राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार ही काम करेगा, उसको पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकता। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन में यही बात की गई थी, 44वें में एक बार पुनर्विचार की बात की गई है। तो यहां पर दोनों ही सही है, सी इसका करेक्ट आंसर है, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में अपने कथनों पर विचार करके आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला, इनका उल्लेख मूलतः संविधान में किया गया था। तो मंत्रिमंडल समिति के बारे में संविधान में कोई भी उल्लेखित नहीं है, पहला पॉइंट गलत है। मंत्रिमंडल समिति के बारे में संविधान में कुछ भी नहीं बताया गया। सेकंड, ये 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और तदर्थ। तो बिल्कुल सही है, मंत्रिमंडल समिति होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी स्थायी समिति और एक होती है अस्थायी समिति, और अस्थायी समिति को तदर्थ समिति भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है सेकंड पॉइंट। तीसरा लिखा है, गैर कैबिनेट मंत्री इनकी सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं होते। देखो जो मंत्रिमंडल समितियां होती है, मंत्रिमंडल समिति में हर समिति में कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। अब आप देखेंगे मंत्रिपरिषद में अलग अलग मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सब भी होते हैं, लेकिन जो मंत्रिमंडल समितियां होती है उसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। लेकिन अगर कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल समितियां इस चीज की सिफारिश करती है कि राज्य मंत्री या उप मंत्री को भी उसमें शामिल किया जाए तो किया जा सकता है। तो यहां पर वही बोला है कि गैर कैबिनेट मंत्री इनकी सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं होते, बिल्कुल सही है। गैर कैबिनेट मंत्री यानी राज्य मंत्री, उप मंत्री भी मंत्रिमंडल समिति के सदस्य बन सकते हैं यदि इन लोग सिफारिश करते हैं तो इसको प्रतिबंधित नहीं किया गया। तो 2 और 3 सही है, 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएसटी परिषद वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिश करने के लिए गठित एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। जीएसटी परिषद जो बनाई गई है, जो कि आपका वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने के लिए बनाई गई है। सेकंड, परिषद द्वारा दी गई सिफारिश केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है, बिल्कुल सही है। परिषद द्वारा जो भी सिफारिश केंद्र और राज्य सरकार को दी जाएगी उसके लिए केंद्र या राज्य सरकार बाध्य नहीं होती उस सिफारिश को मानना, तो बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन यहां पर हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है यहां पर, सार्वजनिक उद्यम समिति के संदर्भ में कौन सा कथन आपको सही है बताना है। सार्वजनिक उद्यम समिति आप पढ़ते हैं ना, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति। सार्वजनिक उद्यम समिति जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लेखाओं की जांच सार्वजनिक उद्यम समिति करती है। तो क्या लिखा है, यह वर्ष 1964 में जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर गठित की गई थी। समिति का अध्यक्ष लोकसभा से चुने गए सदस्यों से ही नियुक्त किया जाता है। आपको पता है सार्वजनिक उद्यम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं, 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। और जो इसका अध्यक्ष बनेगा, यानी सार्वजनिक उद्यम समिति का जो अध्यक्ष बनेगा वो लोकसभा का ही मेंबर होना चाहिए, राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता। और कौन सा लोकसभा का मेंबर सार्वजनिक उद्यम समिति का अध्यक्ष बनेगा, ये कौन तय करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष ये तय करेगा कि इन 15 मेंबर में से कौन आपका सार्वजनिक उद्यम समिति का अध्यक्ष बनेगा। तो यह वर्ष 1964 में जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर गठित की गई थी, नहीं, जॉन मथाई नहीं, कृष्ण मेनन समिति, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर आपका सार्वजनिक उद्यम समिति बनी थी। तो पहला पॉइंट गलत है।
समिति का अध्यक्ष लोकसभा से चुने गए सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है, 20 का करेक्ट आंसर होगा केवल 2। अगला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 नीचे, अच्छा 23 हो गया, 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संसद में दोहरी सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला लिखा है, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों की सदस्यता के लिए चुना जाता है तो लोकसभा में उसकी सीट स्वतः ही रिक्त हो जाती है। सेकंड लिखा है, यदि कोई सदस्य केंद्रीय संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है, यदि वह 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल में अपनी सीट से त्याग पत्र नहीं देता तो संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। देखिए, पहला लिखा, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों की सदस्यता के लिए चुन लिया जाता है तो लोकसभा में उसकी सीट स्वतः ही रिक्त हो जाती है, गलत है। जब कोई व्यक्ति एक साथ संसद की दोनों सदनों की दोनों सदन का सदस्य बन जाता है, यानी अगर किसी व्यक्ति को संसद के लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य वो साथ में बन जाता है तो 10 दिन के भीतर उस व्यक्ति को यह तय करना रहता है कि वो लोकसभा का सांसद रहना चाहता है या राज्यसभा का सांसद रहना चाहता है। यदि वो तय समय में 10 दिनों के भीतर यह तय नहीं करता कि लोकसभा राज्यसभा किसका सदस्य रहना चाहता है तो उसकी राज्यसभा की सीट रिक्त हो जाती है। यहां पर लिखा है लोकसभा की सीट रिक्त होती नहीं, राज्यसभा की सीट रिक्त होती है। सेकंड है, यदि कोई सदस्य केंद्रीय संसद यानी कोई सदस्य संसद और विधानमंडल का सदस्य एक साथ निर्वाचित हो जाता है तो उसको 14 दिन के भीतर यह बताना पड़ता है कि वो संसद का सदस्य रहना चाहता है या विधानमंडल का सदस्य रहना चाहता है। यदि वो 14 दिन के भीतर यह तय नहीं करता तो ऐसी स्थिति में उसकी संसद की सीट रिक्त हो जाती है। याद रखना, ऐसी स्थिति में संसद की सीट रिक्त हो जाती है। तो यहां पर लिखा है उसको 6 महीने में तय करना रहता है, 6 महीने नहीं 14 दिन के भीतर उसको तय करना रहेगा कि वो लोकसभा का मेंबर है यानी संसद का मेंबर रहना चाहता है या विधानमंडल का। तय नहीं करेगा तो उसकी संसद की सीट जो रहेगी वो रिक्त हो जाएगी। तो यहां पर यह भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है ना ही 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पे यहां पर राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के विषय में कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला, संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों या विधायन के प्रस्तावों के बारे में सूचित करना, बिल्कुल सही है। संघ के प्रशासन के बारे में मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेगा, मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेगा, प्रधानमंत्री उसको राष्ट्रपति को बताएगा, ये उसका कर्तव्य है। सेकंड, संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों तथा प्रस्तावित विधायनों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उसे प्रेषित करना। संघ के प्रशासन से संबंधित राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से जो भी सूचना मांगेगा, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो सूचना दे, ये भी सही है। तीसरा, किसी ऐसे मामले को जिसके बारे में किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है किंतु उसके बारे में मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, उसे मंत्रिपरिषद के विचारार्थ भेजना, बिल्कुल सही है। अगर मंत्रिपरिषद ने किसी मुद्दे पर आपका विचार नहीं किया है लेकिन किसी अकेले मंत्री ने उस पर निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे, लेकिन मंत्रिपरिषद में अभी भी विचार नहीं हुआ, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बोलेगा कि उस मुद्दे को संपूर्ण मंत्रिपरिषद में चर्चा करवाओ, तो ये भी सही है। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी होगा, 1 2 3 तीनों ही सही है। क्लियर। अब यहां पर मैंने आपको 25 क्वेश्चन यहां पर करवा दिए हैं, क्योंकि लगभग अगर आप क्लास देखेंगे तो लगभग 47-48 मिनट की क्लास हो चुकी है। तो इसके आगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, आपको एक ही वीडियो में फिर बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इस 25 क्वेश्चन को आज अपलोड कर रहा हूं, बाकी का जो 25 क्वेश्चन होगा उसको मैं कल की क्लास में आपको अपलोड करके दूंगा। वो पार्ट आप अलग से, जो बचे हुए 25 क्वेश्चन है उसको आप अलग से वहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे की जो क्लास होगी वो कल आपको मिलेगी, ये क्लास आपको आज मिल रही है, इसके आगे की क्लास आपको कल मिल जाएगी। जो बचे हुए 25 क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। याद रखिएगा 22 दिसंबर को शाम को 7 बजे लाइव जुड़िएगा। और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो उसकी भी लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए होंगे क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा होगा। अगर आप क्वेश्चन आप जितने बने वो बताइएगा। अगर वीडियो में आपको कुछ भी नई जानकारी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा ये चीज हमको नया पता चला, पहले हमको नहीं पता था, जिससे हम भी अप्रिशिएट कीजिएगा हमारे काम को अगर आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसी को आगे बढ़ाएंगे और अगली क्लास में बच्चे 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।